एक छोटे से लेकिन तेजी से बढ़ते शहर में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। शहर की भीड़, फैक्ट्रियों की सीटी और बसों के शोर के बीच उसकी जिंदगी बड़ी सादगी से चल रही थी। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। निधि की उम्र अब 27 पार कर चुकी थी और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। निधि के पिता रमेश कुमार शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। पिछले 25 सालों से वही नौकरी, वही समय, वही मशीनों की आवाज। सुबह 6 बजे घर से निकलना और शाम को थके कदमों से लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। फैक्ट्री में वह एक साधारण कर्मचारी थे। न कोई ऊंचा पद, न बड़ी तनख्वाह, लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। निधि की मां सरोज देवी एक गृहिणी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों और घर को समर्पित कर दी थी। घर बहुत बड़ा नहीं था। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने एक संकरी गली। लेकिन उस घर में कभी संस्कारों की कमी नहीं रही। निधि पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। उसने BA तक पढ़ाई की थी और अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो घर के खर्चों में हाथ बंटाती थी। उसकी सैलरी से कभी मां की दवा आती, कभी छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च निकलता। लेकिन समाज को ये सब कहाँ दिखता है। शहर में जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मिलता, पहला सवाल यही होता, निधि की शादी कब कर रहे हो। सरोज देवी हर बार हल्की मुस्कान के साथ जवाब दे देती, बस देखते हैं, भगवान की मर्जी। लेकिन रात को वही सवाल उनके दिल को कचोटता रहता। असल बात यह थी कि रिश्ते आते तो थे, लेकिन टिकते नहीं थे। कभी कहा जाता, लड़की ठीक है, लेकिन पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। कभी घर छोटा है, कभी दहेज में क्या दोगे, और कभी बिना कोई वजह बताए रिश्ता अपने आप टूट जाता। निधि सब समझती थी, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता पहले से ही कितने दबाव में हैं। एक शाम फैक्ट्री से लौटते समय रमेश कुमार ने देखा कि उनके साथ काम करने वाला एक आदमी अपने बेटे की शादी के कार्ड बांट रहा था। कार्ड लेते समय रमेश ने मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया। घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, निधि रसोई में मां की मदद कर रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही संयम। रात के खाने के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, सरोज देवी ने धीरे से कहा, आज फिर शर्मा जी पूछ रहे थे निधि के बारे में। रमेश कुमार ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप छत की ओर देखने लगे। निधि अपने कमरे में थी, किताब खोल रखी थी, लेकिन पढ़ नहीं रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था। उसे याद आया, पिछले महीने एक रिश्ता आया था। लड़का नौकरी पेशा था, देखने में ठीक ठाक, बातचीत भी अच्छी हुई थी। लेकिन तीसरे दिन लड़के के पिता ने साफ कह दिया, हम दहेज नहीं मांगते, लेकिन शादी का खर्च आप लोग ही उठाएंगे। शादी का खर्च लाखों में। रमेश कुमार की पूरी जिंदगी की कमाई भी शायद कम पड़ जाती। उस दिन पहली बार निधि ने आईने में खुद को देर तक देखा था और खुद से पूछा था, क्या मेरी कोई कीमत नहीं, सिर्फ मेरी शादी की लागत ही मायने रखती है। अगले दिन स्कूल में एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, अरे निधि, आजकल तो छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है, तुमने देर कर दी। निधि मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो सबको सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। एक रविवार को घर में रिश्तेदार आए हुए थे। चाय की प्यालियों के बीच फिर वही बातें शुरू हो गई। लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई है, इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा। अब उम्र भी निकल रही है, आजकल लड़कियों में समझौता नहीं रहा। निधि चुपचाप कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार उसने डायरी खोली और लिखा, मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूं। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अधूरी हूं। रात को रमेश कुमार ने उसे बालकनी में खड़ा देखा।
उन्होंने पास आकर कहा, बेटा, अगर हमारी वजह से तुम्हें दुख होता है। निधि ने तुरंत कहा, नहीं पापा, आप मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन रमेश कुमार की आंखें नम हो गई। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। न उन्हें यह अंदाजा था कि निधि की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां वही लोग हैरान रह जाएंगे जो आज ताने मार रहे हैं। निधि की जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही उथल पुथल से भरी थी। शहर की वही पुरानी सड़कें, वही बस स्टॉप, वही स्कूल, सब कुछ वैसा ही था। बस लोगों की नजरों में अब उसका नाम एक सवाल बन चुका था। अब तक शादी क्यों नहीं हुई, ये सवाल जैसे उसकी पहचान बन गया था। रमेश कुमार अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। फैक्ट्री में मशीनों की आवाज के बीच भी उनके कानों में समाज की बातें गूंजती रहती। कई बार काम करते करते उनका ध्यान भटक जाता और सुपरवाइजर की डांट सुननी पड़ती। एक दिन फैक्ट्री में अचानक घोषणा हुई, अगले महीने से कुछ कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। रमेश कुमार का दिल जोर से धड़क उठा। घर लौटते समय उनके हाथ में सब्जी का थैला था, लेकिन कदम भारी थे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा, निधि मां के साथ रसोई में हंसते हुए बात कर रही थी। उस हंसी में वो अपनी चिंता छुपा रहे थे। रात को खाना खाते समय रमेश कुमार ने बात छेड़ी, निधि, अगर कभी तुम्हें बाहर नौकरी करनी पड़े तो? निधि चौंक गई। पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने बात बदल दी, लेकिन निधि समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। अगले हफ्ते वही हुआ जिसका डर था। रमेश कुमार को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। कारण साफ था, कंपनी घाटे में है। 25 साल की ईमानदार नौकरी एक कागज के टुकड़े में सिमट गई। उस दिन रमेश कुमार घर लौटे तो उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। सरोज देवी ने कुछ पूछा नहीं। उन्होंने सिर्फ पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। निधि सब समझ गई। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन निधि ने स्कूल से लौटकर कहा, पापा, मैं ट्यूशन शुरू कर रही हूं और अगर जरूरत पड़ी तो कोई और नौकरी भी देखूंगी। रमेश कुमार की आवाज कांप गई। बेटा, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं। निधि ने दृढ़ता से कहा, अब यह सिर्फ मेरी शादी का सवाल नहीं है, यह हमारे सम्मान का सवाल है। दिन बीतने लगे। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। रिश्तों का आना लगभग बंद हो गया। जो आते भी, वे अब और साफ बातें करने लगे। लड़की तो अच्छी है, लेकिन पिता बेरोजगार है, भविष्य असुरक्षित है। एक शाम निधि बस स्टॉप पर खड़ी थी। पास खड़ी दो औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे वही है ना, जिसकी शादी अटकी हुई है। निधि ने पहली बार महसूस किया कि शब्द कितने बेरहम हो सकते हैं। उसी रात उसने फैसला लिया। अगले दिन उसने एक एनजीओ में आवेदन किया, जहां वो लड़कियों को पढ़ाने और काउंसलिंग का काम कर सकती थी। वहां तनख्वाह कम थी, लेकिन सम्मान था। कुछ ही दिनों में उसे वहां काम मिल गया। वही उसकी मुलाकात हुई अमन से। अमन उसी एनजीओ में अकाउंट संभालता था। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और आंखों में गहराई। उसने कभी निधि से उसकी उम्र या शादी के बारे में कुछ नहीं पूछा। एक दिन काम के बाद अमन ने कहा, आप जिस तरह लड़कियों से बात करती हैं, उन्हें समझाती है, वो बहुत सच्चा लगता है। निधि मुस्कुरा दी, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद वही जी रही हूं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। निधि को पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है, न कि शादी की उम्र वाली लड़की की तरह। एक दिन अमन ने अचानक पूछा, अगर बुरा न लगे तो क्या आप शादी को जरूरी मानती हैं? निधि थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस ऐसे रिश्ते के खिलाफ हूं जहां मेरी कीमत मेरे हालात से आंकी जाए। अमन ने सिर हिलाया। उधर रमेश कुमार अब घर पर ही रहते थे। एक दिन उन्होंने निधि से कहा, आज शर्मा जी मिले थे। बोले, अब तो बेटी की शादी मुश्किल है। निधि ने पहली बार आवाज ऊंची की, तो क्या हुआ पापा? क्या शादी ही सब कुछ है? रमेश कुमार चुप हो गए। उस रात निधि ने मां से कहा,
अगर मेरी शादी न भी हो तो क्या मैं गलत हूं? सरोज देवी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, गलत वो सोच है जो तुम्हें कम आंकती है, लेकिन समाज इतना आसान कहा था। एक दिन अचानक एक रिश्ता फिर आया। लड़का शहर के बाहर एक फैक्ट्री का मालिक था। शर्तें भी साफ थी। लड़की काम छोड़ देगी, घर संभालेगी और शादी में इज्जत के हिसाब से खर्च होगा। रमेश कुमार ने पहली बार साफ मना कर दिया। लोग हैरान थे, निधि भी। उस दिन रमेश कुमार ने कहा, मैंने जिंदगी मशीनों के बीच गुजार दी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मशीन नहीं बनने दूंगा। निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में अमन एक बड़ा फैसला लेने वाला है, और वो फैसला न सिर्फ निधि की बल्कि पूरे शहर की सोच को हिला देने वाला था। सच जो सोच बदल दे। निधि को इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हालात बदले थे, सोच बदली थी, और सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस शांति को वो महसूस कर रही है, उसके पीछे एक बड़ा सच छुपा हुआ है। एनजीओ में काम करते हुए उसे 3 महीने हो चुके थे। अब वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई परिवारों की काउंसलिंग भी करने लगी थी। घरेलू हिंसा, बेटियों की पढ़ाई, जबरन शादी, हर कहानी उसे कहीं न कहीं खुद से जोड़ती लगती। अमन अक्सर उसकी मदद करता, कभी फाइलें संभालता, कभी चुपचाप बैठकर सुनता। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे दिल तक पहुंचते। एक दिन ऑफिस के बाद दोनों पास के चाय स्टॉल पर बैठे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अमन ने अचानक कहा, निधि, एक बात कहूं? निधि ने चाय का कप नीचे रखा। हाँ। अमन ने गहरी सांस ली। मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है अब बताना जरूरी है। निधि चुप रही। मैं इस एनजीओ में नौकरी जरूर करता हूं, अमन बोला, लेकिन यही मेरी असली पहचान नहीं है। निधि ने उसकी ओर देखा। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस था। मैं पढ़ाई के साथ उसे बढ़ाता रहा। आज वो छोटा नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी उसे दिखावा नहीं बनने दिया। निधि को समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जिस फैक्ट्री में आपका पापा काम करते थे, उसी का मालिक हूं। निधि जैसे सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अमन ने सिर झुका लिया। हां, और सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं उस फैसले का हिस्सा था जिसमें आपके पापा की छंटनी हुई। निधि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गुस्से के नहीं, बल्कि एक अजीब सी टूटन के। तो आप जानते थे सब कुछ? उसने पूछा। अमन ने कहा, हां, और यही वजह है कि मैं आपसे ये सच छुपाकर नहीं रख सकता था। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। बारिश तेज हो गई थी। निधि उठ खड़ी हुई। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। अमन ने उसे रोका नहीं। उस रात निधि घर पहुंची तो मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? चेहरा बुझा बुझा है। निधि ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे अपने पापा का थका हुआ चेहरा याद आ रहा था। मशीनों के बीच खड़ा वो आदमी जिसने कभी शिकायत नहीं की, और अब जिस फैक्ट्री का मालिक सामने बैठकर चाय पी रहा था। अगले दिन निधि ने ऑफिस से छुट्टी ली। अमन ने कई बार कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। शाम को रमेश कुमार ने कहा, आज फैक्ट्री से फोन आया था। निधि चौंक गई। क्यों? उन्होंने कहा, मुझे दोबारा नौकरी पर रखेंगे, पहले से बेहतर सैलरी के साथ। निधि समझ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपने क्या कहा पापा? रमेश कुमार ने कहा, मैंने मना कर दिया। निधि ने उनकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि मुझे दया की नौकरी नहीं चाहिए। रमेश कुमार ने कहा, और क्योंकि मेरी बेटी अब इतनी मजबूत है कि मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। निधि रो पड़ी। उसी रात अमन उनके घर आया। पहली बार वो बहुत साधारण कपड़ों में था, कोई दिखावा नहीं।
रमेश कुमार ने उसे देखा और पहचान लिया। अमन ने उनके पैर छूने चाहे, लेकिन रमेश ने रोक दिया। बैठो, उन्होंने कहा। अमन ने साफ शब्दों में कहा, मैं गलती सुधारना चाहता हूं। नौकरी देकर नहीं, सम्मान देकर। फिर उसने निधि की ओर देखा। और अगर आप चाहें तो मैं जिंदगी भर साथ देना चाहता हूं। बिना शर्त। घर में सन्नाटा था। सरोज देवी की आंखें भर आई। निधि ने गहरी सांस ली। मुझे शादी से डर नहीं लगता, उसने कहा। मुझे उस सोच से डर लगता है जो लड़की को हालात से तौलती है। अमन ने कहा, तो मैं आपकी बराबरी बनकर चलूंगा, मालिक बनकर नहीं। कई दिनों तक शहर में बातें होती रहीं। फैक्ट्री मालिक ने उसी लड़की से शादी कर ली जिसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ लोग जलते थे, कुछ चुप थे, लेकिन निधि को पहली बार फर्क नहीं पड़ा। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। ये मुस्कान अधूरी नहीं थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी थी। शादी के बाद की, समाज की और एक नई पहचान की। शादी के बाद का सच। निधि और अमन की शादी बहुत सादगी से हुई। कोई भव्य मंच नहीं, कोई दिखावे वाला खर्च नहीं। बस कुछ अपने लोग, मंदिर की घंटियां और दो दिलों का सम्मान के साथ जुड़ना। लेकिन शादी के साथ ही कहानी खत्म नहीं होती। असल परीक्षा तो वहीं से शुरू होती है। शादी के बाद निधि जब अमन के घर आई तो शहर में एक ही चर्चा थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की अब फैक्ट्री मालिक की बीवी बन गई। अब देखना, वगैरह छोड़ देगी। अमीर घर की बहू बनकर कौन समाज की बातें सुनेगा? निधि ये सब सुनती थी, लेकिन जवाब देने की बजाय वो काम करती थी। अमन का घर बड़ा था, सुविधाओं से भरा हुआ, लेकिन निधि के लिए सबसे बड़ा फर्क था इज्जत। अमन ने पहले ही दिन साफ कह दिया, तुम जो करना चाहो वही करोगी। मेरी पत्नी होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो। निधि ने एनजीओ जाना जारी रखा। यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। एक दिन अमन की एक रिश्तेदार ने ताना मारा, बहू होकर बाहर नौकरी करना जरूरी है क्या? निधि ने बहुत शांति से जवाब दिया, जरूरी नहीं। लेकिन सही है। घर में सन्नाटा छा गया। उधर रमेश कुमार अब भी बेरोजगार थे। लोग कहते, दामाद इतना बड़ा मालिक है, फिर भी ससुर को काम नहीं दिया। अमन ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो चाहता था कि रमेश कुमार खुद तय करें। एक दिन रमेश कुमार ने खुद अमन से कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट्री में किसी के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं काम से पीछे नहीं हटूंगा। अमन ने उसी दिन उन्हें ट्रेनिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी, सम्मान के साथ, एहसान के बिना। निधि ये देखकर समझ गई, ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, समझ का भी है। लेकिन समाज को ये सब कब चैन देता है? एक शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, आज वो फैक्ट्री मालिक की बीवी है। नाम नहीं था, लेकिन निशाना साफ था। निधि ने वो पोस्ट पढ़ी। पहली बार उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने जवाब पोस्ट से नहीं, काम से दिया। उसने एनजीओ के जरिए शहर में एक अभियान शुरू किया। शादी जरूरी नहीं, सम्मान जरूरी है। लड़कियां आने लगी, माएं आने लगी, यहां तक कि कुछ पिता भी। निधि मंच पर खड़ी होकर बोली, मेरी शादी देर से हुई, लेकिन मेरी जिंदगी देर से शुरू नहीं हुई। ये बात अखबारों में छपी। अब वही लोग जो ताने मारते थे कहने लगे, बहुत समझदार बहू है। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तब आया जब अमन की फैक्ट्री में एक बड़ा घाटा हुआ। कई लोग बोले, अब देखो, पत्नी की बाजी में पैसा डूब गया। निधि को भी डर लगा, लेकिन अमन ने कहा, घाटा बिजनेस का हिस्सा है, डर जिंदगी का नहीं। निधि ने पहली बार फैक्ट्री के अकाउंट्स देखे, अपने अनुभव और समझ से सुझाव दिए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। एक दिन अमन ने कहा, अगर तुम चाहो तो फैक्ट्री के महिला कर्मचारियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर सकती हो। निधि की आंखें चमक उठीं। उसने फैक्ट्री में महिलाओं के लिए
शिक्षा सत्र, आत्मविश्वास वर्कशॉप और काउंसलिंग शुरू की। पहली बार मजदूर और मालिक के बीच दीवार टूटी। रमेश कुमार ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुराते थे। एक शाम उन्होंने निधि से कहा, लोग कहते थे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आज कहते हैं उसकी बेटी ने सोच बदल दी। निधि की आंखें भर आई। उसे याद आया डायरी का वो पन्ना जहां उसने लिखा था, मैं बोझ नहीं हूं। आज वो बोझ नहीं थी, वो उदाहरण बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि समाज का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब निधि को एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, कई लड़कियों का भविष्य बदलने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन निधि की जिंदगी अब किसी सामान्य रफ्तार से नहीं चल रही थी। वो सिर्फ अमन की पत्नी या किसी फैक्ट्री मालिक की बहू नहीं रह गई थी। वो अब शहर में एक पहचान बन चुकी थी। फैक्ट्री में महिलाओं के लिए शुरू किया गया उसका कार्यक्रम उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। जो महिलाएं पहले सिर झुकाकर काम करती थी, अब सवाल पूछने लगी थी। जो चुप रहती थी, अब अपनी बात रखने लगी थी। लेकिन बदलाव हमेशा सबको अच्छा नहीं लगता। एक दिन फैक्ट्री के कुछ पुराने साझेदारों ने अमन पर दबाव डाला, ये सब समाज सेवा बंद कराओ, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। अमन ने पहली बार साफ कहा, अगर मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो ऐसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर की एक लड़की रीमा, जिसकी शादी सिर्फ इसलिए टूट गई थी क्योंकि उसके पिता दहेज नहीं दे पाए, उसने आत्महत्या की कोशिश की। वो बच तो गई, लेकिन सवाल सबके सामने खड़ा हो गया। निधि उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंची। रीमा ने रोते हुए कहा, दीदी, अगर आपकी तरह कोई पहले मिल गया होता तो शायद मैं इतनी कमजोर न पड़ती। उस दिन निधि ने फैसला कर लिया। उसने अमन से कहा, मैं अब सिर्फ समझाने से आगे जाना चाहती हूं। अमन ने बिना एक पल सोचे कहा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। निधि ने अपने अनुभव, एनजीओ और फैक्ट्री के सहयोग से शहर में एक केंद्र खोलने की घोषणा की। सम्मान केंद्र, जहां शादी से जुड़े सामाजिक दबाव, दहेज, उम्र, नौकरी और स्त्री की पहचान पर खुलकर बात की जाएगी। शुरुआत में विरोध हुआ। कुछ लोगों ने कहा, ये लड़कियों को बिगाड़ रही है, अब शादी के खिलाफ आंदोलन चलेगा। लेकिन निधि ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मजबूरी के खिलाफ हूं। धीरे धीरे वही लोग जो ताने मारते थे अपने बच्चों को लेकर आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने निधि का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, काश तू मेरे जमाने में होती। निधि की आंखें भर आई। उधर रमेश कुमार अब पूरी तरह बदल चुके थे। फैक्ट्री में उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता था। एक शाम उन्होंने अमन से कहा, मैंने जिंदगी भर मशीनों के बीच काम किया, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इंसान होने का मतलब सिखाया। अमन चुपचाप मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े मंच पर निधि को सम्मानित किया गया। उसी मंच पर वही लोग बैठे थे जो कभी कहते थे, इस लड़की की शादी नहीं होगी। निधि ने पुरस्कार लेते हुए बस इतना कहा, मेरी शादी देर से हुई, लेकिन मेरी सोच कभी देर से नहीं आई। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रात को घर लौटते समय निधि बालकनी में खड़ी थी। शहर की रोशनी सामने फैली थी। अमन ने पूछा, अब क्या अधूरा लगता है? निधि ने सिर हिलाया, अब कुछ भी अधूरा नहीं है। उसे याद आया वो छोटी सी डायरी, वो सवाल, वो दर्द। आज वो वही लड़की थी, लेकिन कमजोर नहीं। शादी उसकी मंजिल नहीं बनी थी, सम्मान बना था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।